हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसका अध्याय नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्याओं में जो हमारा आज का चैप्टर है, आज की जो क्लास रहेगी वो सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी दोस्तों। तो देखिएगा, समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। जैसे हमारे पास में हम आज पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति को पढ़ने वाले, हम नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जो कि तुमने कक्षा 9th में भी पढ़ा होगा कि संख्या पद्धति क्या होती है। देखिएगा दोस्तों, संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहले जो संख्या होती है ना दोस्तों, वो होती है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दोस्तों वह संख्या है जिनको हम हमारे गणित के अंदर हम यूज़ में लेंगे। जैसे कोई नंबर है हमारे पास में 15, 25, 30, 50, 45, 80, 90, जो भी तुम्हारे मन में आता है नंबर, वो वास्तविक संख्या है, जिनका हम क्या करते हैं कि वास्तव में उनका यूज़ हमारी मैथमेटिक्स में हम लेंगे। इसी प्रकार से हमारी दूसरी जो संख्या है हमारे पास में, वो होगी हमारे पास में अवास्तविक संख्या है दोस्तों। अवास्तविक संख्या है, देखिएगा दोस्तों, जो अवास्तविक संख्या है मतलब ऐसी संख्या जो वास्तव में है ही नहीं, हम सिर्फ उनकी क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, मन में गढ़ सकते हैं उन संख्याओं को। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है, जैसे कि माइनस में √2। दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार की संख्या का हम कोई यूज़ में लेते ही नहीं है। जैसे अगर तुम कैलकुलेटर से निकालोगे ना तो रूट वाली संख्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर में भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे अवास्तविक संख्या है, मन में ही हमने कुछ सोच लिया, लेकिन जिनका हम हमारे गणित में यूज़ ही नहीं लेते हैं, तो इस संख्या का यूज़ हमें हमारे गणित में देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या। इन अवास्तविक संख्याओं को एक नाम और दिया जाता है, इनको हम काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इनकी कल्पना ही कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको काल्पनिक संख्या है। अवास्तविक संख्या ही काल्पनिक संख्या होती है दोस्तों। देखिएगा, अब वास्तविक संख्या को जो हमारा चैप्टर है, इन वास्तविक संख्याओं को ही हमें पढ़ना है, जो हमारा अध्याय नंबर 1 है दोस्तों। ये जो वास्तविक संख्या है ना, ये वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। ये संख्या भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है हमारे पास में परिमेय संख्या, और दोस्तों एक संख्या क्या होती है हमारे पास में, अपरिमेय। तो हमारा जो चैप्टर है वो परिमेय संख्या से भी सवाल बनेंगे और अपरिमेय संख्या से भी हमारे सवाल बनेंगे। तो दोनों ही संख्या को पढ़ना हमारे लिए क्या है दोस्तों, ज़रूरी है। एक तो परिमेय संख्या होगी हमारे पास में और एक अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो इस अध्याय में इन दोनों संख्याओं को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक इसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, देखो सबसे पहले तो बात ये आती है कि परिमेय संख्या क्या है। तो दोस्तों वह ऐसी संख्या जिनको हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिनको हम अंश बट्टा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ इन संख्याओं का, तो मैंने बोला कि 5/8। तो यहाँ पर देखिएगा, जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और नीचे वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, हर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये संख्या हो गई हमारे अंश बट्टा हर। तो अंश बट्टा हर, और इसको हम भिन्न भी कह सकते हैं कि भिन्न, जो भिन्न में होता है ना दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिएगा, लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी रखी गई दोस्तों, एक कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए हमारी। क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जो हर है ना, वो हर हमारा कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों हम समझते हैं इसको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि 5/8 जी एक परिमेय संख्या है। जैसे 7/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे 6/-15 ये भी एक परिमेय संख्या है। और मैं बोलूँ 0/2 तो ये भी हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। मैंने बोला कि -13/4 तो ये भी हमारे पास में एक परिमेय संख्या है दोस्तों। लेकिन बस शर्त इतनी सी रहेगी हमारे पास में कि हर में, यानी मैंने लिख दिया यहाँ पर 5/0, हर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हर का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर हमारे हर का मान अगर 0 आ जाता है ना दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे, उस संख्या को परिमेय संख्या ना के करके हम क्या बोल देंगे, इसको अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अगर मैं 5 में अगर 0 का भाग दूंगा ना दोस्तों, तो भाग जाएगा ही नहीं, और यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगी हमारे पास में, इनफाइनिट, अनंत। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक अपरिमेय संख्या। तो देखिएगा दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास में जो परिमेय संख्या होती है ना, वो क्या होती है, एक भिन्न संख्या के रूप में होती है दोस्तों। क्या होती है, एक भिन्न संख्या के रूप में होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं।
दोस्तों क्या कर सकते हैं, उसको अंश बट्टा हर के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम P अपॉन क्यू भी हम इसको कह सकते हैं कि P अपॉन क्यू के रूप में। और यहाँ पर जो हमारी शर्त थी ना दोस्तों, वो शर्त क्या थी कि जो हमारे पास में हर है ना, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास में एक परिमेय संख्या थी दोस्तों। तो अब इसी परिमेय संख्या को अगर आगे पढ़े तो और परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है देखिएगा दोस्तों। और हमारे पास में एक संख्या आती है प्राकृत संख्या। दोस्तों प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब दोस्तों कि ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों, और इसको हम n बोलते हैं प्यार से। कहाँ से 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5, और ऐसे करते करते गिनती बोलते बोलते मेरे को 7-8 दिन हो गए हैं और ये गिनती तो ख़त्म ही नहीं हो पा रही। तो हम क्या बोल देंगे, अनंत, इनफाइनाइट तक ये संख्या चलती है। मतलब 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, अनंत तक दोस्तों, अनंत तक चलती है। इसी प्रकार से अगर दूसरी संख्या की बात करेंगे तो वो होती है हमारे पास में पूर्ण संख्या है। इसको बोलते हैं हम होल नंबर। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, हम होल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये संख्या पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार से ये संख्या भी कहाँ तक चलती है, इनफाइनाइट तक चलती है दोस्तों। इसके बाद में जो हमारे पास में आते हैं कि पूर्णांक संख्या है। दोस्तों देखिएगा पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि पूर्णांक संख्या में देखो इसके मध्य में तो क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर अगर हम यह संख्या प्लस की होती है 1 2 3 4 और 5, इसी प्रकार से कहाँ तक चलती है दोस्तों, ये अनंत तक चलती है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है, -1 -2 -3 -4, और इसी प्रकार से ये संख्या भी कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिनके मध्य में क्या होता है, 0। इसके मध्य में क्या होता है दोस्तों, 0। और देखिएगा मध्य से अगर सीधे दिशा में हम चलते हैं, सीधे हाथ की तरफ चलते हैं, तो संख्या हमारे पास में पॉजिटिव संख्या होती है, प्लस वाली संख्या होती है। और मध्य से हम अगर उल्टी दिशा में चलते हैं, उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, तो संख्या हमारे पास में कैसी होती है, नेगेटिव संख्या होती है, मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं हमारे पास में। तो देखिएगा दोस्तों प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलती है। और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 करके ये संख्या भी अनंत तक चलती है। और पूर्णांक संख्याओं के मध्य में क्या होता है, 0 होता है। और 0 से सीधे हाथ की दिशा में प्लस वाली संख्या होती है और उल्टे हाथ की दिशा में माइनस वाली संख्या होती है। देखिएगा दोस्तों हम क्या करते हैं कि सीधे से जब उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं ना, तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं का मान क्या होता है, घटता है। दोस्तों देखिएगा कि जब हम सीधे से उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं ना, तो पूर्णांक संख्याओं का मान क्या होगा, घटेगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 5 थी, फिर क्या आ गया 4, फिर क्या आ गया 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में, इस प्रकार से ये क्या होगा, मान घटेगा। दोस्तों अगर मैं ऐसे कहूँ तुम्हें कि -3 और -2 को अगर हम कंपेयर करें और बताएं कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या जो होगी ना, वो क्या होगी, -2 होगी। क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि इस तरफ हम जाएंगे ना तो संख्या छोटी होती जाएगी दोस्तों, क्योंकि इस दिशा में चलेंगे तो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। अगर इस दिशा में हम चलेंगे तो संख्या क्या होगी दोस्तों, हमारे लिए बड़ी संख्या होगी। देखिएगा दोस्तों बड़ी संख्या, अगर हम इस यहाँ पर देखना इस दिशा में हम राउंड करते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है। देखो -4 से बड़ा नंबर है -3, और -3 से बड़ा नंबर है -2, -2 से बड़ा नंबर है -1, और -1 से बड़ा नंबर है 0, और 0 फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस प्रकार से सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता रहेगा, और उल्टे हाथ की दिशा में चलेंगे तो संख्याओं का मान घटता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चलते हैं। देखिएगा दोस्तों एक बात और समझ लेते हैं हम, यहाँ पर जो वास्तविक संख्याओं के अगर हम एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 6, 8, या फिर -15 या फिर +18, तो कहने का मतलब ये कि संख्या वास्तविक संख्या है हमारे प्लस में भी होगी, माइनस में भी होगी। और ये यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसे अगर मैं किस संख्या को रूट में लिख दूँ तो ये भी हमारे पास में एक वास्तविक संख्या है। और जैसे मतलब मैं यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कोई संख्या पॉइंट में भी लिख दूँ, ये 4.5, तो ये भी हमारे पास में एक वास्तविक संख्या है। अगर दोस्तों इस संख्या को मैं अगर भिन्न में भी लिख दूँ तो ये भी हमारे पास में क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये सभी नंबर क्या होंगे हमारे पास में, वास्तविक संख्या होंगी। लेकिन अवास्तविक संख्याएँ वो होंगी जो हम हमारे गणित में यूज़ में नहीं लेंगे, जिनकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि √-2, तो ये हमारे पास में काल्पनिक संख्या है,
आप कैलकुलेटर में ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अगर तुम इसका मान लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास में एरर ही होगा वो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब समझिएगा, आगे समझिएगा कि कौन कौन सी हमारे पास में संख्याएं होंगी। एक तो हमारे पास में होंगी, एक होंगी भाज्य संख्या। दोस्तों कौन संख्या होगी हमारे पास में, एक तो संख्या होंगी भाज्य संख्या और एक संख्या होगी अभाज्य संख्या। इन दोनों संख्याओं को हम साथ में समझेंगे दोस्तों। एक तो कौन संख्या, भाज्य संख्या, और एक हमारे पास में कौन संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिएगा दोस्तों, भाज्य और अभाज्य को कॉन्सेप्ट ही हम समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इनकी परिभाषाओं पर जाएंगे तो क्या पता हम कुछ दिन बाद भूल जाएं, तो एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर एक काउंटिंग लिखता हूँ, मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने 10 तक यहाँ पर काउंटिंग लिख दी दोस्तों। तो देखिएगा भाज्य संख्या क्या होगी कि जिस संख्या के 2 से अधिक, यानी कि 2 से अधिक मतलब ज़्यादा क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंडों, मतलब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, टुकड़े। जिस संख्या के 2 से ज़्यादा क्या हो जाए, टुकड़े हो जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास में, भाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये 1 है, ये 1 किसके पहाड़े में आता है दोस्तों, ये तो 1 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा तो किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो यहाँ पर इसका जो गुणनखंड हो रहा है दोस्तों वो 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा क्या होने चाहिए गुणनखंड। जैसे दोस्तों यहाँ पर 2 को देखिएगा तो ये 2 आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी के पहाड़े में ये आता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी कितने टुकड़े हो रहे हैं, इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा टुकड़े नहीं हो रहे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितना है हमारे पास में, 3 है। तो ये 3 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर भी कितने टुकड़े हुए इसके, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हुए इसके। तो ये भी हमारे पास में भाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 4 को देखिएगा तो ये 4 देखो दोस्तों, 1 के पहाड़े में आता है, फिर 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस संख्या के 2 से अधिक टुकड़े हो जाए ना, तो वो संख्या कैसी कहलाएगी हमारे पास में, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहली जो भाज्य संख्या है ना दोस्तों वो कितनी है, 4। इसी प्रकार से 5 को ट्राई करते हैं, तो 5 भी 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है, इसके भी 2 ही टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन जब हम 6 को ट्राई करेंगे ना दोस्तों, तो 1 के पहाड़े में भी आ रहा है, ये 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 6 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, देखिएगा कि यहाँ पर इसके जो टुकड़े हुए ना वो 2 से अधिक टुकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये 6 भी हमारे पास में एक क्या संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 7 को ट्राई करते हैं दोस्तों, तो 7 को देखिएगा तो 1 के पहाड़े में आता है और ये 7 के पहाड़े में आता है। तो इसके भी केवल कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े। तो ये भी हमारे पास में भाज्य संख्या नहीं है। तो आगे देखिए दोस्तों, देखिएगा जो 8 है वो 1 के पहाड़े में भी आ गया, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और फिर 8 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा टुकड़े हैं, तो 8 भी हमारे पास में क्या है, एक भाज्य संख्या है। फिर 10 की अगर बात करें तो 10 भी दोस्तों 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, फिर 10 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर भी 2 से अधिक टुकड़े बन रहे हैं इसके। तो ये भी 10 भी क्या है हमारे पास में, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हमारे पास में और आगे संख्या क्या होगी, अनंत तक चलते जाएगी। तो ये हमारे पास में कौन संख्या होगी, भाज्य संख्या दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है कि मतलब अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है कि जिस संख्या के मात्र 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या के मात्र क्या हो, 2 गुणनखंड हो, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों समझिएगा अभाज्य संख्या कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों देखिएगा कि हमारे पास में क्या थी, मैंने 10 तक गिनती लिख ली और भाज्य और अभाज्य संख्या को समझ रहे थे। और भाज्य संख्या तो हमने समझ ली है कि जिस संख्या के क्या हो, 2 से अधिक टुकड़े हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ पर अभाज्य के लिए हमारा कॉन्सेप्ट है कि जिस संख्या के मात्र क्या हों, केवल 2 टुकड़े हों, केवल 2 टुकड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य। तो दोस्तों यहाँ पर 1 को देखिएगा, ये 1 किस के पहाड़े में आता है, ये सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है। तो दोस्तों ये मात्र 1 के पहाड़े में आता है ना। तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या थी, या तो 2 टुकड़े हो जाएं या फिर 2 से अधिक टुकड़े हो जाएं, तो भाज्य है, फिर अभाज्य कहेंगे। लेकिन इसके तो 1 ही टुकड़े हो रहे ना, इसका मतलब ये है कि दोस्तों ना तो ये भाज्य संख्या में आता है 1 और ना ही अभाज्य संख्या में आता है दोस्तों। अब दोस्तों 2 को ट्राई करते हैं,
दो एक के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं? 2 ही टुकड़े हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये 2 है ना, ये 2 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या होगी। दोस्तों 3 को ट्राई करते हो, 3 भी देखो 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। इसके भी केवल 2 ही टुकड़े हो रहे हैं। तो ये 3 भी क्या है हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है। 4 को तो मैंने बता ही दिया भाज्य है। 5 को चेक करते हैं दोस्तों, ये भी 5 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है और इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 5 भी हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों 6 का तो हमने कर ही लिया। अब 7 को देखिएगा, 7 भी 1 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में आता है, तो इसके भी केवल 2 ही टुकड़े हो रहे हैं। तो ये 7 भी हमारे पास में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 8 का तो हमने कर ही लिया दोस्तों। अब 9 को देखना कि 9 1 के मतलब 9 हमारे पास में क्या है, ये तो 1 के पहाड़े में आता है और ये यहाँ पर देखना 3 के पहाड़े में भी आता है और ये 9 के पहाड़े में 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए दोस्तों। इसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए तो 9 भी हमारे पास में क्या संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी दोस्तों। 9 भी क्या है हमारे पास में एक भाज्य संख्या। जिसके 2 से अधिक टुकड़े हो जाए दोस्तों वो भाज्य, जिसके केवल 2 टुकड़े रहे वो कौन संख्या, अभाज्य। दोस्तों अभाज्य की परिभाषा भी होती है कि ऐसी संख्या है जो 1 के पहाड़े में आ जाए और खुद के पहाड़े में आ जाए, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य। 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में। 3 क्या है देखो, 3 एक तो 1 के पहाड़े में आता है और 3 खुद के पहाड़े में आता है। इसी प्रकार से 5, ये 5 एक तो 1 के पहाड़े में आता है और खुद के 5 मतलब खुद ही के ही 5 के पहाड़े में आता है। इसी प्रकार 7 भी देखो दोस्तों, ये केवल 1 के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है। तो ये हमारे पास में संख्या क्या हो गई, अभाज्य। दोस्तों अब 11 भी हमारे पास में क्या रहेगा, अभाज्य। 13 भी क्या रहेगा हमारे पास में, अभाज्य। फिर 13 के बाद 17 है जो भी अभाज्य। 19 भी अभाज्य और यहाँ पर देखना दोस्तों 23 भी अभाज्य। और इसी प्रकार से संख्या हमारी चलती रहेंगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा दोस्तों अब हम अशांत संख्याओं को समझते हैं कि अशांत संख्या क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मेरे पास में कोई नंबर है और मेरे पास में नंबर कितना है, मैंने कितना नंबर ले लिया, 10 नंबर ले लिया दोस्तों। ये कितना है, 10। और 10 में मैं डिवाइड किसके दे रहा हूँ दोस्तों, मैं 3 का डिवाइड दे रहा हूँ। तो देखना दोस्तों 3 के पहाड़े में 10 तो नहीं आते, लेकिन 9 आते कितनी बार में, 3 बार में। और 3 बार में कितने आ गए, 9। और जब हम इसको लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1। और यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट का आ गया 0। फिर कितना आ गया, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितना आ गया, 9। और घटाएंगे कितना आ गया, 1। फिर पॉइंट का हम 0 लेंगे, फिर 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 तिया कितना हो गया, 9। फिर घटाएंगे फिर कितना आ गया, 1। फिर यहाँ पर दोस्त देखिएगा कि पॉइंट का क्या लेंगे हम, 0 और 3 तिया 9। तो लेस करने पर कितना आ गया, 1। तो दोस्तों देखिएगा अगर मैं यहाँ पर लगातार 4-5 घंटे तक और 3 का भाग देता रहूँ ना 10 के अंदर, तो यहाँ पर हमेशा मेरे पास में शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों। तो अशांत संख्या ऐसी संख्या होती है कि भाग देने पर शेषफल कितना है हमारे पास में, 0 से ज़्यादा। मतलब जिस संख्याओं का शेषफल मतलब क्या आ जाता है हमारे पास में, 0, उस संख्या को हम बोलते हैं शांत संख्या बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको, शांत। जैसे मेरे पास में कितना है, 15 है और 15 में अगर मैं डिवाइड दे रहा हूँ 3 का, तो देखो 3 का पहाड़ा मैं 5 बार बोलूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 15 आ जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो ये संख्या कैसे हो गई, शांत। जिस संख्या का शेषफल 0 होता है उसको हम शांत बोलते हैं, और जिस संख्या में शेषफल 0 से ज़्यादा बच जाता है दोस्तों, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अशांत संख्या बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास में कितना है, 15 है और 15 में मैं डिवाइड करता हूँ किसका, 7 का डिवाइड करता हूँ, तो 7 दूनी 14 हो गया मतलब। और यहाँ पर लेस कर देंगे कितना आ गया, 1। फिर पॉइंट का क्या आ जाएगा, 0 और 7 एकम 7 और लेस जब कर देंगे तो कितना बच गया, 3। फिर पॉइंट का क्या आ जाएगा, 0 और फिर 7 7 चौक कितना हो गया, 28 दोस्तों। फिर लेस कर देंगे तो कितना बच गया हमारे पास में, 2। फिर पॉइंट का क्या आ जाएगा, 0। फिर दोस्तों यहाँ पर देखना कितना आ गया हमारे पास में, 14। और जब लेस कर देंगे कितना बच गया, 6 और फिर पॉइंट का 0। इस प्रकार से दोस्तों हम कितनी भी देर यहाँ पर भाग दे लेना, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या नहीं आने वाला, शेषफल कितना नहीं आने वाला, 0 नहीं आने वाला दोस्तों। और क्यों नहीं आ रहा, इस संख्या को हम मतलब इस बात को हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं कि आसान संख्याएँ क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिएगा, ये आसान संख्याएँ 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिएगा, हम सिर्फ अभी इतना समझ लेते हैं कि आसान संख्या ऐसी संख्या होती है कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में दोस्तों प्राकृत संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 से अधिक बचता है
तो उसे अशांत संख्या कहते हैं। दोस्तों छोटी सी बात तुम्हें ध्यान रखना है कि शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर डज नॉट इक्वल ज़ीरो। ज़ीरो के बराबर हमारा शेषफल नहीं आए ना, तो वही संख्या क्या होती है? अशांत संख्या होती है। अशांत संख्या दोस्तों दो प्रकार की होती है। अशांत संख्या कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कितने प्रकार है इसके? दो प्रकार है अशांत संख्याओं के। एक तो होती है हमारे पास अशांत आवर्ती, और एक होती है हमारे पास अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अनवासनीय। दोस्तों इसी को याद रखिएगा, इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अनवासनीय। दोस्तों देखिएगा कि अभी हमने क्या, जैसे आसान संख्या एक तो होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब यह है कि जैसे अभी हमने भाग दिया 10 में 3 का, 10 में हमने क्या दिया? 3 का भाग दिया था, और भाग देने पर हमारे पास में कितना बच रहा था? 3.333333 लगातार नंबर हमारे पास में क्या आ रहा था? 3 मतलब यहाँ पर देखना कि नंबर का क्या हो रहा था? रिपीटिशन। नंबर का क्या हो रहा था? रिपीटिशन। या 3 का क्या हो रहा था दोस्तों? रिपीटिशन हो रहा था। तो यह हमारे पास में क्या हो गई थी? एक अशांत आवर्ती। मतलब यहाँ पर देखना पॉइंट के बाद में नंबर क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती बोलेंगे दोस्तों। और एक है हमारे पास में अशांत अनावर्ती। जैसे अभी दोस्तों अशांत संख्या को हम समझते हैं, और अभी हमने क्या किया कि 15 के अंदर 7 का भाग दिया, और भाग देने पर दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ? 7 दूनी 14। फिर पॉइंट के बाद में हमारे पास में 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, 8 आया, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 1 4 2 8 6। मतलब इस प्रकार से हमारे पास में संख्या आती रहेगी। तो यहाँ पर देखना दोस्तों कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है दोस्तों, लगातार रिपीट तो हो रहा है, लेकिन लगातार रिपीट नहीं हो रहा है दोस्तों। इसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अनवासनीय। और यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है दोस्तों? रिपीट हो रहा है, और इस संख्या को हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती, और इसको हम क्या बोलेंगे? अनवासनीय दोस्तों अब देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा हमने समझा कि शांत संख्या और अशांत संख्या क्या होती है। दोस्तों अब थोड़ी सी बात और हमें ध्यान रखनी है कि जैसे जो अशांत संख्या होती है दोस्तों, इस अशांत संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं दोस्तों। जो अशांत आवर्ती जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। मतलब जहाँ पर संख्या का रिपीटिशन हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इसको अशांत आवर्ती। लेकिन यहाँ पर देखो संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा, ये है नॉन रिपीटिंग, तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास में क्या संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों। याद रखिएगा आगे हमारे काम आने वाला है, अभी सिर्फ हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं। जो अशांत अनावर्ती या फिर अनवासनीय जो संख्या होती है ना, वो हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे इनका रिपीटिशन क्या होता है? मतलब नॉन रिपीटिंग होती है। जैसे मेरे पास में एक मैंने नंबर ले लिया कितना? 4.002, फिर 003, फिर 004, 005, 006, इस प्रकार से नंबर चलते रहते हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर देखना दोस्तों इसका संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा, क्योंकि 2 के बाद में 3 आ रहा है, फिर 2 मतलब 2 0 के बाद में 2 आ रहा है, फिर 2 0 के बाद में 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ये संख्या क्या है? नॉन रिपीटिंग है। और ये संख्या जैसे मान लो कि किसी संख्या में भाग दिया मैंने दिया 8.444444, तो ये हमारे पास में एक रिपीटिंग है। जैसे और संख्या मान लो कि 7.2828, ऐसे कुछ नंबर आ जाए 28282828, तो ये हमारे पास में कौन सी है? रिपीटिंग। जो हमारे पास में कौन सी है? रिपीटिंग है। और ये हमारे पास में नॉन रिपीटिंग है, मतलब यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रहा है दोस्तों। आगे समझिएगा कि अभी अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखना अपरिमेय संख्या को हम विस्तार समझते हैं। तो अभी हमने बात की थी परिमेय संख्या के लिए, वहाँ पर हर का मान क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। और इस संख्या में अगर हमारे पास में हर का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर होगा ना वो इनफाइनाइट बनता है दोस्तों, और वो नंबर अपरिमित होता है, मतलब कि अपरिमित संख्याओं में आता है। तो कैसे होता है वो समझिएगा दोस्तों, कि जैसे मेरे पास में ये नंबर है 5, ठीक है,
और इस 5 के अंदर देखो दोस्तों मैं किसका भाग दे रहा हूँ, 0 का भाग दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिएगा हमने यहाँ पर 0 की टेबल लिख ली, वैसे होती नहीं लेकिन फिर मान लीजिएगा कि 0 की टेबल है हमारे पास में। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 5 में हम क्या कर रहे हैं, 0 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि हर क्या आ गया नीचे, और हर का मतलब है कि अगर नीचे आया है तो उसका भाग देना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर देखिएगा भाग का मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास में कोई नंबर है, मेरे पास 17 नंबर है और इसमें 2 का मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो भाग का मतलब ये होता है कि 2 के पाड़े में या तो क्या आ जाए, 17 आ जाए, और 17 नहीं आए तो 17 से हमें कम लेने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों 2 के पाड़े मैंने बोला कि 2 8 16, 8 बार में कितने आ गए, 16 आ गए, और घटाने पर कितना आ गया, 1। फिर पॉइंट का मतलब पॉइंट लगाया और पॉइंट का क्या हो गया, 0, और फिर 10 कितनी बार में रहते हैं, 5 बार में। तो ये हो गया हमारे पास में कितना, शेषफल क्या आ गया, 0, और आंसर कितना आ गया हमारे पास में 8.5। तो पहाड़ भाग देने का मतलब होता है संख्या के पास में पहुंचना पहाड़े की सहायता से। तो यहाँ पर भी 0 का पहाड़ा मैंने एक बार लिख दिया, और 0 का पहाड़ा अगर मैं बोलूँ, एक बार बोलूँ तो 0, 2 बार बोला तो 0, 3 बार बोला तब भी 0, 4 बार बोला तब भी 0, 5 बार बोलने पर भी 0, 6 बार बोलने पर भी 0, 7 बार बोलने पर भी 0। तुम 0 का पहाड़ा ना 1 करोड़ बार बोल लो दोस्तों, तब भी क्या आएगा, 0। मतलब ये होगा कि हम इस 0 का पहाड़ा बोलते बोलते इस 5 के पास कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। चाहे हम 0 का पहाड़ा 4-5 दिन तक लगातार ही बोले ना, तब भी हम 0 के पास में नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सीधा सीधा आंसर निकलेगा ना, वो अनंत हो जाएगा, इनफाइनिट, कि हम इसको परिमित नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक अपरिमित संख्या है, इसलिए अपरिमित संख्या अपरिमित संख्याओं के अंदर आती है दोस्तों। और आगे बात करें कि और हमारे पास में अपरिमित संख्या होती है, तो एक जो हमारे पास में संख्या बनती है पाई। तो ये पाई भी हमारे पास में क्या है, ये पाई भी है ना दोस्तों, ये पाई भी हमारे पास में क्या है, एक अपरिमित संख्या है दोस्तों। कैसे, कि देखो पाई को हम मान लेते हैं, हमने अज्यूम किया है, जैसे फिक्स नंबर तो नहीं है लेकिन हम फिर भी हमारे मैथमेटिक्स में पाई को बोलते हैं कि 22/7। अगर हम इस 22/7 के रूप में पाई को लेते हैं तो हमारे पास में ये संख्या है,